नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं निखत अब्बास जी, जो कि एक बीजेपी की प्रवक्ता हैं और साथ ही एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो मैम, आप ये बताइए, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपने इतनी सारी स्ट्रीम्स को छोड़ के गर्ल्स अलग अलग स्ट्रीम्स में जाती हैं, तो आपने अपने ये स्ट्रीम्स को छोड़ के ये राजनीति में कैसे आने का सोचा? बहुत ही आपका अच्छा सवाल है कि स्ट्रीम बाकी सब स्ट्रीम्स को छोड़कर हम राजनीति क्यों कर रहे हैं। जी, मुझे लगता है पहली बात तो ये कोई स्ट्रीम नहीं है, ये एक देश की सेवा है, ये सर्विंग द नेशन वाला काम है। ये वो काम है जिसमें आज की लड़कियों को, आज की युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि आज की पीढ़ी युवा हिंदुस्तान का भविष्य है, तो वो भविष्य तभी बनेगा जब आप जैसे, मेरे जैसे और हमारे युवा जैसे लोग आगे आकर इसमें अपने, मैं कहूंगी, एक इस तरीके से जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और सोचेंगे कि हाँ, मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो मैं कभी राजनीति नहीं कर रही थी, मैं हमेशा से सोशल सर्विस में रही हूँ, क्योंकि जिसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करती, बट सभी जानते हैं कि मैं स्त्री रोशनी एनजीओ की ट्रस्टी हूँ। तो उसमें कुछ बेटियों को हमने गोद लिया हुआ है, जिनकी शिक्षा को हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, 12वीं तक की शिक्षा को। तो अगर कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर या भारतीय जनता पार्टी का भागीदार बनकर अगर मैं अपनी नेशन के लिए, अपने देश के लिए कुछ आगे बढ़कर कर सकती हूँ, तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कुछ हो सकता है। और मैम, अभी जैसे इस समय किसान आंदोलन बहुत चल रहा है, सारे बॉर्डर्स में किसान बैठे हुए हैं। आज 11वीं बातचीत हो रही है, जिसका भी कोई भी रिजल्ट नहीं आ पाया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी हिंदुस्तान में कोई आंदोलन हुआ है, तो कुछ आंदोलन, जैसे 2020 से अगर हम शुरू कर ले, तो 2 आंदोलनों की हम बात करते हैं। सबसे बड़ा रहा सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन किया गया, आज उसको 1 साल होने वाला है। और एक जो अब हो रहा है किसान आंदोलन, क्योंकि 2020 में बड़ा ही चर्चित विषय रहा है सीए का। आज 1 साल हो गया और हमने देखा है कि जब ये आंदोलन हुआ था, तो सबसे पहली बात ये रखी गई थी, वहां की जो महिलाओं ने रखी थी, कि इस काले कानून को खत्म कर दीजिए और हम कागज नहीं दिखाएंगे। आज 1 साल हो गया, फिर भी कोई एक हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसको देश से निकाल दिया गया हो, या उसका आधार कार्ड मांगा हो, या जो एक अफवाह फैली थी कि 1971 से पहले के कागज दिखाने को बोला जाएगा, उन कागजों को देखा गया। मैं भी मुसलमान हूं, मेरे परिवार में दूर दूर तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। और उनके एक सवाल और उठा था कि मतलब जो मोदी जी हैं, जो ज्यादातर माइनॉरिटीज में बहुत ध्यान दे रहे हैं, मतलब हिंदुत्व एक तरीके से चला रहे हैं कि बस इस देश में हिंदू हिंदू रहेंगे, बाकी सारे जो है उन पे एक अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि अपने शायद माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी आप बोलना चाह रहे थे हिंदुओं के लिए। सबसे बड़ा झूठ ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी माइनॉरिटी यानी मुसलमानों का ख्याल नहीं रखते। क्योंकि अगर ये बात मैं एक्सपोज करने पर आऊं, तो आज सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात कर ले, तो देखा जाए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का सबसे पहली दफा 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चुने गए, तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जो एजुकेशन पॉलिसी के लिए बजट आया, वो सबसे ज्यादा था। आज तक उनसे पहले तक जब कांग्रेस की पार्टी रही, कांग्रेस की सरकार रही, यूपी की सरकार रही, कभी भी इतना बड़ा बजट नहीं आया। ट्रिपल तलाक को एब्रोगेट करना, जो महिलाओं की, मुसलमान महिलाओं की, मैं कहूंगी, सबसे बड़ी पीड़ा थी, उसको उन्होंने समझा नहीं कांग्रेस ने, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझा। आज हम इतना उम्दा कार्य कर रहे हैं, मुसलमानों को आगे लेकर चल रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो ये सरासर झूठ है कि भाजपा माइनॉरिटी या मुसलमानों का ख्याल नहीं रखती और हिंदुत्व का एजेंडा चलाना चाहती है। सबसे पहले तो लोग कहते हैं हिंदुत्व को टैबू बना दिया है। हिंदुत्व क्या है? जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक बराबर होना, वो हिंदुस्तान में हिंदुत्व उसे कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ हिंदुओं का हिंदुत्व है, तो वो आपकी सोच में कमी है, हमारी नहीं। तो आप प्रदर्शन की बात कर लेते, क्योंकि आपने किसान आंदोलन की बात करी थी, वो हमने बात नहीं करी। किसान आंदोलन की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला विषय दिमाग में आता है कि ये जो 3 कृषि कानून आए हैं, इनकी मुखालिफत करने के लिए बॉर्डर्स पर किसान बैठे। बल्कि सच ये है कि बॉर्डर्स पर तमाम जो लोग हैं वो बेस धारण कर किसान का कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं आज भी समझ नहीं पाई कि जो कानून कांग्रेस की पार्टी लाना चाहती थी, जो आप लोगों ने पारित करना चाहते थे, उस कानून की आज आप मुखालिफत करने बैठ रहे हैं राहुल गांधी जी। और मैं ये भी जानना चाहती हूं कि क्या सिर्फ राजस्थान और पंजाब के किसान हैं? बाकी जो जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश,
उसके किसान नहीं है, तमिलनाडु के किसान नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के किसान नहीं है। आज जब आप किसानों की बात करते हैं तो पूरे देश को एक तरीके से देखिए ना, आप सिर्फ कुछ राज्यों की बात क्यों करते हैं? और ये तो वो कानून है जिसमें किसानों के लिए दायरा बढ़ाया गया है। एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, सरकार पहले ही कह चुकी है। बहरहाल अब जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वही होगा, और सरकार इस पर चर्चा कर रही है। पर मैं वही कहूंगी कि किसान जब काम करता है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि सरकार उसका ध्यान दे, और सरकार ध्यान रख रही है, उससे बड़ी बात और क्या होगी। तो आपके अकॉर्डिंग जो किसानों के बीच में जो वेश धर के बैठे हुए हैं, तो वो क्या खालिस्तानी, और ये आपकी पार्टी से ही लोगों ने बोला था कि खालिस्तानी का वेश रख के वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, और जो किसान वहां पे बैठे हुए हैं उनका बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं कि आप ये जो सरकार ने 3 नए कानून बनाया उससे आपको नुकसान हो रहा है। देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है कि आपकी आचरण से, आपकी भाषा से, आपकी जगह का, आपकी बातों से, आपकी जगह का, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस राज्य के, हर जगह की बोली अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान की मारवाड़ी होती है, गुजरात में गुजराती होती है, मद्रास में तमिल भी होती है, और अलग अलग भाषा होती है। तो आपकी आचरण, आपकी भाषा से आपके देश, आपके राज्य का पता चलता है। तो जब वहां पर आंदोलन में, खालिस्तानी बात को एक अलग रखते थे, जब वहां आंदोलन में ये कहा गया कि मोदी को हम गाड़ देंगे और मार देंगे, तो माफ कीजिएगा, डंके की चोट पर मैं इस बात को कहती हूं कि मेरे देश का अन्नदाता इस बात को नहीं कह सकता। ये कहने वाले खालिस्तानी सोच रखते हैं, और इसी वजह से मैं कह रही हूं कि वहां पर तमाम लोग जो बैठे हैं, मेरे देश का अन्नदाता इस तरह की ना भाषा का प्रयोग कर सकता है, ना ही वो किसी को मारने की इच्छा रख सकता है। और तो आपने अगर कोई बोल रहा है ना, एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें काफी औरतें भी कह रही हैं कि मोदी को गोली मारो। वही मैं कह रही हूँ, तो जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है ना, तो मैं नहीं मानती कि वो हमारे हिंदुस्तान की समर्थन में है या हिंदुस्तान का एक अच्छा व्यक्ति है। वो वही लोग हैं जिन्हें बात करने में सिर्फ और सिर्फ वही सोच आती है जिसकी हम मुखालिफत करते हैं, जिसको हम समर्थन नहीं देते हैं, और जो गलत है। इसीलिए मैं कह रही हूं, जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, कुछ किसान भी हैं जिनको बरगलाया गया, पर जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो मेरे किसान भाई नहीं है। तो आपके अनुसार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो या तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं मोस्टली, या तो फिर वो विपक्ष, सिर्फ कांग्रेस नहीं, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, ये सब इन्वॉल्व है। हाँ, तो मतलब यही है। तो मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो इस समय यूपी में योगी जी का बहुत चल रहा है कि योगी जी जैसे अब से प्रधान मतलब मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने काफी चीजों में परिवर्तन लाया है। जैसे विकास दुबे का जो कांड था, और जितने भी बदमाश हैं, लोगों की प्रॉपर्टी से रिलेटेड उन्होंने काफी जब्त कराए हैं। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि मतलब योगी जो है वो मतलब एक तरीके से अपने राज्य को बहुत ही कंट्रोल करके रखे हुए हैं? तो इसमें कहने वाली बात क्या है? आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मुख्यमंत्री, सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री ने अपना नाम सिर्फ और सिर्फ इस बिना पे कमाया क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश की जनता को, महिलाओं को सुरक्षा दी, उसने ऐसे गैंगस्टर्स को पीछे पछाड़ा और जनता को और सुखी और सुरक्षित बनाया। जहां पर आज भी हम किसी चौक पे या चौराहे पे जाते तो देखते हैं कि पुलिस तैनात है, सेफ्टी हम लोग महसूस करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश में ही बैठे हैं। एक मैम, एक छोटी सी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ मैम, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें यहाँ के दिल्ली के वो गए थे, जिन्होंने संजय सिंह वगैरह गए थे, मनीष सिसोदिया जी गए थे, जिनको वहां पे लखनऊ में रोक लिया गया था। तो उन्होंने बोला था कि मैं क्या ऐसा अपराधी हूं जो मुझे लखनऊ के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें बड़ी बड़ी ये बहुत विडंबना है कि इस तरह की भाषा आप तभी प्रयोग करते हैं जब आपको अपने से कुछ लेना देना होता है। क्या आप वो समय भूल गए जब आप लोगों ने तालियां पीटी थी जब ममता बनर्जी ने योगी जी का चौपर उतरने से वेस्ट बंगाल में मना कर दिया था? तब उन्हें याद नहीं आया कि कोई गैंगस्टर थोड़ी ना है, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद अगर अब आप ऐसे कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है आपके लोग तो मारने की धमकी देते हैं योगी जी को, तभी तो जेल में डाला जाता है। और उसके बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब आपको ये लगता है कि इतनी कड़ी कार्रवाई हो रही है। तो ये आपका डर है, आपके गलत काम है, यही वजह है कि आपको रोका जाता है, आपको चेक किया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे काम करे होते हैं अपने कार्यकाल में जो हिंदुस्तान की मुखालिफत करते हैं। आप ही की पार्टी के ताहिर भाई साहब, ताहिर हुसैन, आप ही के पार्षद, उनकी छत पर क्या मिला था? हम भूल गए क्या कि दिल्ली के दंगे किसने कराए थे? हम भूल गए क्या कि आप ही के विधायक मंच पर चढ़कर नारे लगा रहे थे? पर उनका तो कहना है कि कपिल मिश्रा जी आके उन्होंने भड़काया, तब ये इतना बड़ा कांड हुआ था। आप मुझे एक बात बताइए,
कि सबसे जब 2020 में रायट्स हुए थे, विधानसभा के चुनाव दिल्ली के नजदीक थे, अगर हम इस चीज को एनालाइज करें, जो बहुत पत्रकारों ने करा भी और हम लोगों ने भी करा, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी करा, और समझा कि उस रायट से आखिरकार सबसे ज्यादा फायदा हुआ किसका विधानसभा के चुनाव में? आम आदमी पार्टी का, क्योंकि सीटें तो आपकी आई। दंगे कराने वाले आप, मंच पर चढ़कर भाषण देने वाले आप, समर्थन देने वाले आप, बिरयानी बंटवाने वाले आप, वो आज भी फार्मर्स के प्रोटेस्ट में स्पॉन्सरशिप करने वाले आप। उसके बाद आप ये कह देते कि कपिल मिश्रा ने ये कहा, कपिल मिश्रा ने सिर्फ ये कहा था कि अगर आप सड़कों पर उतरे रहेंगे तो हमको भी देर नहीं लगेगी। तो उसमें क्या दिक्कत है? सड़कों पे आने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बम बारूद लगवा कर अपनी छतों पर वो बोतलों में बम छुपा कर रखने में आपत्ति है, जो आप ही के लोगों ने किया। और इसको हम नहीं कह रहे, चार्जशीट में नाम है आपके पार्षदों का, आपके विधायकों का, हमारा नहीं है। अगर होता तो हमारे खिलाफ भी आप केस करिए। जी, और मैम जो किसान आंदोलन, जो अपने किसान जो अड़े हुए हैं कि वो 26 जनवरी को रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर रैली, तो जिसमें सरकार ने अभी कोई मतलब फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, उसमें विवाद चल रहा है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार इसमें अलाउ करेगी उनको कि ये ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात आप यहीं आ जाती है, जब खुद ही सवालों में कहते हैं ना कहीं लोग घिर जाते हैं। तो जब किसानों ने इस बात को बोला, मैं कहूंगी किसान के रूप में जो लोग हैं वहां पर वो जो धारण कर बैठे हुए, उन लोगों ने ये बोला कि 26 जनवरी को हम रैली निकालेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया, उसके बाद भी बैठकें हो रही हैं, और अभी भी सरकार ने कहा है वो 1.5 साल वाली बात पर कि हम विचार करेंगे कि इस कानून को हम 1.5 साल तक रोकिए। सरकार ने कहा कि हम विचार करेंगे। उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि भाई 26 जनवरी को आप रैली निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप लोग पहले ही मन बना चुके हैं अपने राज्य को बर्बाद करने का। आप पहले ही मन बना चुके हैं कि नहीं, हम तो प्रदर्शन करेंगे, हम तो प्रचंड प्रदर्शन करेंगे, चाहे आप बातचीत करिए चाहे ना करिए, क्योंकि आप यही माहौल बनाना चाहते हैं। जो माहौल सी के राइट्स में दिल्ली विधानसभा के चुनाव आप लोगों ने कराए थे, कुछ लोगों ने कराए थे, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के, वही चीज आप आज दोहराना चाहते हैं। नहीं तो आप कहते कि हम तब तक 26 जनवरी तक वेट करेंगे, अगर बात हुई, चर्चा हुई, सरकार हमारी बात मान गई तो हम ऐसा नहीं करेंगे। पर आप तो कह रहे हैं कि बात माने या ना माने हम तो करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके गिरबान में कुछ खोट है। और किसानों को जो कानून बनाया है, मतलब उन्होंने समिति जो तैयार करी है, उनको उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम उनके सामने जाते हैं तो केंद्र सरकार का जो फैसला है, मतलब 3 कानून जो उन्होंने बनाए हैं, वो उनके फेवर में जाएगा, इसलिए वो उनके सामने आना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, ये जो कानून है ना, ये इस युग की जरूरत है, और जरूरत इसलिए है क्योंकि जब ये मंडी का जो तरीका था और ये जो पुराने तरीके हैं, ये उस समय एक इंस्टेंट इमरजेंसी के तरीके से लगा दिए गए थे, क्योंकि उस समय उस चीज की जरूरत थी। पहले सती प्रथा होती थी, उनको लगता था वो सही है, आज थोड़ी ना हम लोग वो करते। पहले ट्रिपल तलाक होता था, आज थोड़ी ना वो करते। पहले 370 होता था, आज थोड़ी ना वो करते हैं। आज चीजों को बदला इसलिए जा रहा है क्योंकि जब हमारे सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज निकालनी पड़ेंगी, और ये पॉलिसी का हिस्सा है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि जो लोग वहां पर बैठे हैं उनको क्या आपत्ति है। उनको ये आपत्ति है कि अपने दाम पर किसान के पास ये हक होगा, अथॉरिटी होगी कि वो अपने दाम पर अनाज को बेच सके। जी। आपको ये दिक्कत है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो पाएगा, आपको ये दिक्कत है कि वो रिटेलर से दाम ले पाएगा, आपको दिक्कत क्या है? या आपको ये दिक्कत है कि नहीं, मंडी से बाहर भी बेच पाएगा, क्योंकि आपका दायरा, जो मिडिल मैन का दायरा है, वो कम करके हम किसानों का बढ़ा रहे हैं। तो जो वहां पर बैठे हैं ना, वो किसान इसलिए नहीं है, मैं यही कहती हूँ, क्योंकि जो उस कानून में लिखा है वो किसान के फायदे के लिए है। आज भी आप वहां पर जाएंगे, जिस प्रकार वहां पर बुजुर्ग अम्माएं होती थी सीए के प्रदर्शन में, और उनसे पूछा जाता था इस कानून से आपको आपत्ति क्या है, तो वो कुछ बता नहीं पाती थी, वही लफ्ज बोलती थी कि काला कानून खत्म कर दीजिए और हम कागज नहीं दिखाएंगे। यही चीज है, अभी ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है। आप लोगों ने फिर वही करा है किसान आंदोलन में कि जब आपसे पूछा जाए कानून में दिक्कत क्या है, तो आप बता नहीं पाते, बल्कि वहां तो पिकनिक का माहौल चल रहा है, वहां तो मसाज हो रही है, फुट मसाज हो रही है, हाथों की मसाज हो रही है। ये सब चीजें जब देखने को मिलती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग परेशान हैं। वो लोग एक स्पॉन्सर्ड इवेंट चला रही हैं, जो अब राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। और मुझे ये लगता है कि विपक्ष को चर्चा में बनी रहने के लिए ऐसे कार्यक्रम करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज नहीं तो कल जो उनको लगता था कि वो सरकार में आ जाएंगे, वो अब नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से विकास की तरफ बढ़ रही है और काम कर रही है, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, भाजपा की सरकार बनी रहेगी। तो उनको, विपक्ष को चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ नाटकीय प्रदर्शन करना पड़ता है, और यही वजह है कि पहले सीए, अब किसान का प्रदर्शन, और आने वाले समय में जितने
भी कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए कि उसकी मुखालिफत आप करने के लिए प्रदर्शन करते रहेंगे, उसके लिए वी आर रेडी। मतलब जो आपका कहना यही हुआ कि मतलब जो भी आगे कानून बीजेपी सरकार लाएगी उसमें विपक्ष पार्टी एक दूसरे को वर्गला के वहां पे आंदोलन जारी रखेगी। बेशक बेशक, वही तरीका है ना उनको चर्चा में बने रहने के लिए, नहीं तो आप उनके बारे में बात करेंगे क्या? आप भूल ही जाएंगे राहुल गांधी कौन। जी, अभी आपने वहां पे आर्टिकल 370 की बात करी, जब से ये 370 ये हटाया गया है तो वहां पे कश्मीरी लोगों का कहना है कि मतलब इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रखा है वहां पे लोगों को, जॉब से लेकर या स्कूलिंग का टूर करके, मतलब कुछ भी ऐसा ज्यादा जितना ध्यान मतलब अगर मतलब हमारे अदर राज्यों में देखते हैं तो वहां पे नहीं इतना ज्यादा फोकस हो रहा है। तो ऐसा क्या आप कहना बड़ी दुख की बात है कि अब जो कुछ ये लोग बोल रहे हैं वो ये अब बोल रहे हैं। ये तो तब बोलना चाहिए था जब वहां का बच्चा बच्चा मिलिटेंट बन रहा था, जब वहां का बच्चा बच्चा पत्थरबाज बन रहा था, जब वहां 12 साल की एक बच्ची की जबरदस्ती शादी कर दी जा रही थी एक बुजुर्ग आदमी के साथ। ये तो तब बोलना चाहिए था जब जो राइट्स, इक्वल राइट्स जो हिंदुस्तान की तमाम जनता को और तमाम महिलाओं को मिलते थे, वो इक्वल राइट्स कश्मीर की बेटियों को, कश्मीर की महिलाओं को नहीं मिलते थे। जो हक आज हिंदुस्तान में हर एक बेटी के पास है अपने पिता के लिए, अपने पिता की प्रॉपर्टी में, अपने पिता के घर में, वो कश्मीर की बेटी के पास क्यों नहीं था? क्यों वंचित थे? आज वो अगर आप ये बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं, क्योंकि तब आपको पता था कि आप लोगों ने कश्मीरियों को झुका रखा था। आज वो ताकत, चाहे अब्दुल्ला साहब हो, चाहे वो मोहतरमा हो, उनसे वो छीन ली गई है। और छीनने के बाद जब आपके पैरों तले जो जमीन है वो कपकपा रही है ना, तो आपको घबराहट हो रही है कि आपकी राजनीति खत्म हो गई है, आपको नजरबंद कर दिया गया था, क्योंकि आप लोगों ने वहां पर एक ऐसा माहौल बनाने की तैयारी कर ली थी जिसकी वजह से जिस प्रकार दिल्ली को जलाया गया, कश्मीर को भी जलाया जाता है। जिस प्रकार कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, न जाने आप कितने कश्मीरियों को जो हिंदुस्तान के परस्त हैं, जो हिंदुस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आप उन्हें भी भगा देते और आतंकवादियों को घुसने देते। यही वजह थी कि उन लोगों को नजरबंद किया गया, और यही वजह है कि आगे भी अगर आप हिंदुस्तान की मुखालिफत करेंगे ना, तो माफ कीजिएगा, हमें आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कश्मीर में विकास नहीं हो रहा, तो एक बार काली पट्टी अपनी आंखों से उतारकर वहां झांकिए। तो जहां पर जरूरत थी विकास की, वहां विकास करा नहीं आप लोगों ने। अब हम विकास करेंगे और आज वहां के बच्चे बच्चे को वो हक मिलेगा जो वो बचपन से वंचित रहा है, जिसे ये नहीं पता कि तिरंगा क्या है। जी, और लोगों का काफी परसेप्शन तैयार हुआ है कि योगी जी और मोदी जी मतलब जो है वो बहुत ही अलग तरीके से सोच रहे हैं, और मेन जो है फोकस जो है वो पूरा हिंदू में ही चला आ रहा है, पूरा हिंदू में ही चला आ रहा है। अभी राम मंदिर पे ये हुआ था कि वो सीधे राम ही राम पे। अभी आपने एक सीरीज का भी सुना होगा, तांडव सीरीज जो आई है, जो बहुत ही विवादित चल रही है, जिसमें हिंदू धर्म का बहुत ही मजाक उड़ाया गया है और दलित लोगों के लिए भी काफी बोला गया है। तो ऐसे एक कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को आप जानती होंगी, उन्होंने कहा है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि ये सिर्फ जो वेब सीरीज अब आ रही हैं वो सिर्फ हिंदू लोगों का मजाक बना रही हैं, और अगर हम दूसरी धर्मों का बनाते हैं तो उनका सर कलम करवा दिए, उनका सर कलम हो जाएगा, इस वजह से लोग उन पे बनाते नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी लोग कह रहे हैं कि अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अलग नहीं, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। और जब ये कहा जाता है कि माइनॉरिटी यानी मुसलमानों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तभी तो मैं सवाल बार बार पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए ना, मुसलमानों के बड़े सिरमौर बनकर घूमते थे कांग्रेस पार्टी के लोग, जिन्हें आज तक मुसलमान महिलाओं की वो पीड़ा नहीं दिखी जिसमें वो रोती रही, बिलखती रही और कहती रही कि ट्रिपल तलाक से मुझे आजाद करा दीजिए। उत्तर प्रदेश में अधिक बहुत सारे मुसलमान हैं। लोकसभा के चुनाव में, ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, आप ही लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से हमें पता चलता है कि 25% मुसलमान महिलाओं का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ा। क्यों? क्योंकि एक जो पीड़ा थी ट्रिपल तलाक की, वो खत्म करी गई। आपको ये लगता है कि शायद अगर हम ये कह देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमान महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जब ये कह देती है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, जिसकी वजह से 4 शादियां हैं जो खत्म हो जाएंगी और एक व्यक्ति एक ही शादी कर पाएगा, तो वो आपको अगर लगता है कि मुसलमानों की मुखालिफत है, तो नहीं, वो उस अय्याशी की मुखालिफत है जो गलत लोग करते आए हैं। उसको हम सही करने की राह पर अब चल रही हैं। उसके बाद आपने एक सवाल और पूछा था, दोबारा दोहरा दीजिए। तांडव वेब सीरीज के बारे में। तांडव वेब सीरीज, बिल्कुल सही। ये कहीं ना कहीं एक फैशन बन चुका है और ये रिपीटेड पैटर्न है। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसमें हमने देखा है कि निरंतर बहुत सारी चीजें, और आज नहीं, आज तो शायद हमने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है, पर ये बहुत सालों से ऐसा हो रहा है कि हम कई फिल्मों में, कई नाटकों में देख रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचानी है। क्यों?
मैं मुसलमान हूं, आप मेरी आस्था को, जब मेरी आस्था का भी ध्यान रखते हैं तो हिंदुओं का भी रखें। फिर आप कहते हैं अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ बना दिया जाए तो आप कहते हैं कि माइनॉरिटी खतरे में है। मुझे तो मेजॉरिटी खतरे में दिख रही है। जब आप भगवान शिव के बारे में मजाक उड़ा सकते हैं, जब आप भगवान श्री राम के बारे में मजाक उड़ाना तो छोड़िए, जब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ये कह सकते हैं कि भगवान श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है, तो वेब सीरीज तो बहुत छोटी चीज है जी। और उस जब सीरीज आप इतना बड़ा काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी नीयत को दिखा देते हैं कि आप लोग हिंदुस्तान की जनता की मुखालिफत कर रहे हैं, हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी की भी आप आस्था को ठेस पहुंचाएंगे तो हिंदुस्तान का कोई भी धर्म हो, सबको ठेस पहुंचेगी। क्योंकि उतना ही दुख मुझे भी हुआ और मेरे सारे मुसलमान भाइयों को हुआ जब भगवान श्री राम, जिन्हें इमाम हिंद का खिताब मुसलमानों ने दिया, आपने उनका मजाक और भगवान शिव का मजाक उड़ाया। जी। और जो सीरीज में पॉलिटिक्स का भी थोड़ा बहुत ही गलत फेस दिखाया गया है, दलित लोगों को बहुत ही, मतलब आपने अगर देखा हो फर्स्ट एपिसोड में, जिसमें अनूप सोनी जी पे उन्होंने कमेंट किया था, उनको दलित पे बहुत ही गंदी तरीके से बोला था, मतलब एक तरीके से उनका भी एक तरीके से मजाक बना के रखा है। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने वो सीरीज पहली बात तो नहीं देखी और मैं सभी व्यूअर्स से भी यही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग ऐसी सीरीज बिल्कुल ना देखिए, बल्कि ऐसे आपको अनसब्सक्राइब भी कर देना चाहिए, आपको ऐसे जो मैं कहूंगी चैनल्स को या जो भी माध्यम है आपके। सबसे बड़ी बात ये कि जब आप दलितों का या ब्राह्मणों का या किसी भी धर्म का या जाति का मजाक उड़ाते हैं ना कहीं आप बड़ी ओछी बात कर देते हैं। आपके ही मुंह पर कहीं ना कहीं कालक पुत जाती है अपने आप, और जनता आप ही को नकार देती है, आप ही का पीछा छोड़ देती है, क्योंकि आप जनता की नजरों में गिर जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी चीजें हैं जो होती आ रही है। मैंने वही कहा कि ये तो अब हम रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, क्योंकि हमें रिकॉग्नाइज कराने के लिए आसपास लोग हैं। अब हम इस बारे में बात करने लगे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं, इसलिए हमें मालूम पड़ जाता है। नहीं तो ये कोई नई चीज तो है नहीं। पीके जैसी मूवी, ओ माय गॉड जैसी मूवी, उसमें भी निरंतर हमने यही देखा कि हिंदुओं के भगवानों की आस्था को ठेस पहुंचाई गई। क्यों करना है आपको? मुझे समझ नहीं आता। कभी बॉलीवुड वाले हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा देते हैं, कभी आप लोग आर्मी वाइफ्स के ऊपर इतने गंदे तरीके से ऐसी गंदी और गलीज सोच वाली मूवीज और सीरीज को लॉन्च करती थी कि आपको शर्म नहीं आती? मैं पूछना चाहती हूँ इन लोगों से कि इनकी जो जहनियत है, जो सूझबूझ है, वो कहाँ गई? और आप लोग क्यों? अभी आपने गुंजन सक्सेना एक मूवी बनाई जिसमें आपने बड़ी ही प्यारी सी एक लड़की को आपने किरदार दिया गुंजन सक्सेना का, आपने उसमें पूरे डिफेंस सेक्टर को गलत दिखा दिया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे आर्मी, जिनकी वजह से आप सुकून से अपने घरों में सो पाते हैं, माफ कीजिएगा खा पाते हैं और अपना टीवी देख पाते हैं और ऐसी शूटिंग कर पाते हैं, उन्हीं की वाइफ्स के बारे में, उन्हीं के डिफेंस सेक्टर के बारे में आप लोग इस तरह से गंद और गलीज बातें फैलाएंगे? तो आपको शर्म आनी चाहिए और ऐसी चीजों को जल्द से जल्द खत्म करके प्रतिबंध इन पर लगा देना चाहिए। तो मतलब इस अकॉर्डिंग इनका कानून बनना चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, जो चीजें सीरीज आ रही हैं, बिल्कुल बनना चाहिए, बेहद जरूरी है ये। क्योंकि जब हम इन तरह की सीरीज बनाते हैं या किसी भी प्रकार की फिल्म लाते हैं या सीरीज को लेकर आते हैं, तो आप एक जनरेशन को एक सीख दे रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आने वाली जनरेशन को क्या सीख देना चाहते हैं। क्या आप ये सीख देना चाहते हैं कि आर्मी वाइफ इस तरह होती है? क्या आप ये सीख देना चाहते हैं कि गुंजन सक्सेना जैसी कोई लड़की, बहादुर लड़की, अगर डिफेंस सेक्टर में जाएगी तो उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा? नहीं। आप इस सीख को जब तक देते रहेंगे तब तक मैं नहीं समझती कि किस प्रकार की परवरिश को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप भगवान के बारे में मजाक उड़ाएंगे, हिंदुओं की आस्था, मैं कहूंगी किसी भी धर्म की आस्था को अगर आप ठेस पहुंचाएंगे तो आपकी परवरिश में खोट है, जिसको आपको ठीक करने की जरूरत है। और ये सरकार को जल्द से जल्द कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए, ताकि इन लोगों की हिम्मत ही ना हो कि इस प्रकार की सीरीज या किसी भी फिल्म को ला पाए और इस तरह की गंदी सोच लोगों में भर पाए। ये जहर घोलने की तरकीब है। जी। और मैम, योगी जी का मतलब एक हमारे गीता में एक श्लोक है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम। इट मीन्स कि मतलब जैसे जो भी मतलब दुष्ट लोग जो भी हैं वहाँ पे, जो बदमाश खालिस्तानी को ले लीजिए आप, अगर ये लोग जब आएंगे तो एक जो साधु जैसा, जो मतलब सीधा साधा आदमी है, उसके लिए एक किसी को जन्म लेना पड़ेगा जो ये सब चीजों का विनाश करेगा। तो आपको लगता है कि वो इस कैटेगरी में योगी जी और मोदी जी आते हैं? मुझे बिल्कुल लगता है, बेशक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ लगना, मैं कोई अज्यूम नहीं कर रही हूँ, ये मैंने देखा है। और ये मैंने देखा इस प्रकार है क्योंकि, माफ कीजिएगा, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर मनमोहन जी, पर जब एक कार्यकाल था जिसमें वो प्रधानमंत्री थे, तो एक बच्चे से पूछा जाता था कि प्रधानमंत्री हमारे देश का कौन है,
तो जनता मुझसे बेहतर जानती है कि आधे से अधिक लोग ये कहते थे कि सोनिया जी। आज आप बच्चे से पूछिएगा प्रधानमंत्री कौन है तो कहेगा नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी कौन है तो कहेगा प्रधानमंत्री है। उत्तर प्रदेश में बच्चे बच्चे से पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है तो योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ कौन है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। जब इस तरह की चीजें हम बच्चे बच्चे के जहन में देख लेते हैं ना, तो लगता है कि हमने कमाया है, और ये कमाई हुई ही चीज है जिसकी वजह से आज अगर योगी जी कोई काम करते हैं उत्तर प्रदेश में ना, तो महाराष्ट्र की जनता तक सोचती है कि हमारा मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो। उद्धव की सरकार भी हिल जाती है। यही वजह है कि हर जगह हमें प्रेरणा मिलती है। ये जो कानून आया है अभी लव जिहाद के जो खिलाफ एक कानून आया, ये जरूरत थी, आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? आज योगी जी ने बनाया है तो बहुत लोग प्रेरणा लेके आगे कर रहे हैं। रही बात मोदी जी की, मोदी जी ने तो अपना नारा ही ये वाला कार्यकाल शुरू किया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब विश्वास की बात होती है ना, तो आज कोई भी व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चा हो या पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, उसका विश्वास है मोदी जी पर। और यही वजह है कि पुराने वाले जो हमारी एनडीए की सरकार रही जो दूसरा आया हमारा कार्यकाल, उसमें बहुमत से हमने सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से सरकार बनाई है, और यही जरूरत है, क्योंकि इस वजह से हिंदुस्तान की जनता अब विकास पर चल पड़ी है, और उन्हें पता है कि ये एक पार्टी है और ये वो नेता हैं जो वोट बैंक के लिए हमारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिनका इस्तेमाल आज तक होता आया है। माफ कीजिएगा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरी कौम भी उसमें से एक है, जिनके कंधों पर बंदूक रखकर चलाई कांग्रेस ने, पर आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे मुसलमान कह सके कि हाँ हमको सशक्त बनाए। वो बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार है, और सिर्फ मुसलमान नहीं, हर एक व्यक्ति को सशक्त बना रही है। मैम, और मैम एक पीसी के दौरान राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, अगर कोई भी पार्टी अगर हमें छू नहीं सकती है, मतलब हमें छू नहीं सकती, अगर गोली मार दे तो वो बात अलग है। देखिए, इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है कि अपने हिंदुस्तान, आप हमारा लोकतांत्रिक देश है, उसके बावजूद अगर आप गोली मारने वाली जैसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं शायद आपकी नीयत में ही खोट है, शायद आपके जहन में वो बातें हैं, शायद आपकी सोच में वो बातें, इसीलिए आपकी जुबान पर भी उस तरह की भाषा आती है। बहरहाल, ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप इस तरह की भाषा बोलकर आप कमजोर कर सकते हो, ना ही आप कोई लांछन लगा सकते हो, क्योंकि हमारी सरकार बहुत ही साफ है। किसानों के साथ कौन है कौन नहीं ये सबको पता है, कि कौन एकदम से पलटी खा जाता है, कौन ये कानून लाना चाहता था, और अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाजपा सरकार जो करना चाह रही थी वो कर रही है, 2022 तक डबल आय करना चाहती है किसानों की, और उसके लिए काम कर रही है, तो आपको डर लगने लगा कि आपका फिर से सफाया होने वाला है। यही वजह है कि आज आप दिखा रहे हैं, आप किसानों के साथ उन्हें बरगला रहे हैं, और कुछ अपने कार्यकर्ताओं को आपने किसान का भेष धारण कर और मिडिल मैन को बिठा रखा है। हमें पता है हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अगर किसान को इस कानून को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए तो लीजिए, लेकिन ये कानून सिर्फ और सिर्फ किसान के समर्थन में है, किसान के फायदे के लिए, और जल्द ही, बहुत जल्द ही किसान इस बात को समझ जाएगा, जिस प्रकार शाहीन बाग के लोग, जिस प्रकार मुसलमान लोग सीए के कानून को समझ गए। क्योंकि आज उन्हें पता है, एक साल में मैं तो क्या कोई भी नहीं बता सकता कि किसी मुसलमान को आपत्ति उस कानून की वजह से आई हो, उसी प्रकार किसान को भी नहीं आई। तो मैम, आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, मतलब कि आंदोलन के बारे में जो चीजें उनके गलत व्यू में है, मतलब वो गलत सोच रहे हैं जिस बारे में, उस टाइम का आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदुस्तान की जनता बहुत ही समझदार है, बहुत ही समझदार है, और मुझे लगता है कि ये कानून जब आप, क्योंकि एजुकेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो बहुत जरूरी है कि आप लोग दूसरों की बातों में ना आकर एक बार उस कानून को पढ़िए। क्योंकि मुझे याद है, मैं बार बार सीए का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये इतिहास भी बन चुका है 2020 का, और ये लेटली एक प्रदर्शन हुआ था कि कुछ लोगों से जब हमने डिबेट में बैठकर पूछा कि सीए के कानून में कितने पेजेस हैं, आप यही बता दीजिए, तो वो पेजेस भी नहीं बता पाए। कोई कहता था 10-12, कोई कहता था 20 हैं, महज 2 पेज हैं। तो ये जो कानून है ना, लोगों को पता नहीं है, लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि ये अब जो 3 कानून, कृषि कानून पास हुए हैं, इनको आप तसल्ली से पढ़िए, और खुद पढ़िए ही मत, बाकी लोगों को भी समझाइए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप सरकार को प्रस्ताव भेज सकते हैं, आगे बढ़कर बात कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा ना, तब तक आम आदमी पिसता रहेगा। इसलिए इस प्रदर्शन को खत्म करने की जरूरत है। मेरे किसान भाई जो वहां पर बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने घर जाइए, सरकार आपके साथ है, आपके लिए है। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। तो दर्शकों, आपने अभी देखा कि निखत अब्बास जी ने अपनी बात किस तरीके से कही, और आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नाउ नेशन। नमस्ते।